नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कर्णिक कॉमर्स क्लासेस के अंदर। चलते हैं दोस्तों 19 जून 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2020 के बारे में पूछा था और आप है यूएन के नोवे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जो कि फॉर्मर पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को जानना जरूरी है। यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के दिन हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और 24 अक्टूबर के दिन हम यूएन डे भी सेलिब्रेट करते हैं और उसी दिन वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन में 193 कंट्री मेंबर है और लास्ट कंट्री मेंबर यूएन का 193 होने का सौभाग्य साउथ सूडान को जाता है। दोस्तों यूएन में ऑफिशियल लैंग्वेज जो चलती है उसमें स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज और इंग्लिश, ये टोटल जो 6 लैंग्वेज है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल होने का सौभाग्य जो जाता है वो त्रिगवेली नॉर्वे वाले को जाता है। और पहले एश्वेट सेक्रेटरी जनरल जो 7वें नंबर के बने थे वो कोफी अन्नान जो घाना से बिलोंग करते थे वो बने थे 7वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। चलते हैं दोस्तों, जब यूनाइटेड नेशन की बात चल रही है तो भारत के लिए एक अच्छी खबर और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर आई है दोस्तों। भारत 8वीं बार चुना गया है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में अपनी जगह बनाने में 8वीं बार सफल रहा है और यूएनएससी के जो अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 और 22 के रूप में इसे निर्विरोध चुना गया है। आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी भारत के साथ अस्थायी सदस्य यूएनएससी के चुने हैं। दोस्तों 193 मेंबर वाली जो यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है उसके 75वें जो सत्र यानी एनुअल समिट होगी, इस पे चुनाव कराया गया और इसमें भारत के फेवर में 192 में से 184 वोट मिले। इससे भारत की संप्रभुता का पता चलता है और भाईचारे का पता चलता है। दोस्तों भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और इस मौके पर हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने कहा कि भारत सभी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और बराबरी के लिए काम करेगा। और जैसे ही ये खबर मीडिया में आई दोस्तों, पाक के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने इसे चिंता का विषय बताया। जब जब भारत आगे बढ़ता है तब तब पाकिस्तान नाराज होता है। तो दोस्तों ये है भारत की विश्व गुरु की एक पहल। भारत जिसका मुख्य उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसका एक उदाहरण आपके सामने है कि भारत को 8वीं बार चुना गया है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य। दोस्तों यहाँ पर आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, इनको भी अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के साथ मेंबरशिप मिली है। तो इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे। तो याद करने का तरीका बड़ा इजी होगा दोस्तों। नाउ, मैक्स और आई और आयरन। तो नाउ, मैक्स और आयरन से याद हो जाएगा दोस्तों कि आयरन मैन मैक्सिमम किस में सफर करता था? नाव में। आयरन मैन से हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड और मैक्सिमम से बन जाएगा मैक्सिको, नाव से बन जाएगा नॉर्वे और भारत भी इसका अस्थायी मेंबर बना है 8वीं बार। दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जानना जरूरी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है दोस्तों और फाउंडेड हुआ 24 अक्टूबर 1945 के अंदर, जिसमें 193 कंट्री मेंबर है और 15 मेंबर जो है इसके कंपोज होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी यूएस, ये इसके परमानेंट मेंबर में आते हैं जो कि अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं, जो 2-2 साल के लिए जिसका कार्यकाल होता है, जो जनरल असेंबली के एंड टर्म तक रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खबर और आ रही है कि यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसका 75वां सेशन जो 17 जून 2020 के दिन मनाया जाएगा, उसके लिए इलेक्टेड किए गए हैं टर्की के वोल्कन वोजकिर को एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। दोस्तों यहाँ वोल्कन वोजकर जो है टर्की के, वो फर्स्ट टाइम यूएनजीए के एज ए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। दोस्तों टर्की को अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार 75वें सेशन का प्रेसिडेंट
चुना गया है और इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो वोल्कन वोस्कर करेंगे। अब याद करने का तरीका बड़ा इजी है दोस्तों। अपन याद करेंगे कि यूएनजीए में मेरी बीबी यानी पत्नी है। यूएनजीए में कौन है? मेरी बीबी, ठीक है। और वो ठरकी है थोड़ी, वो क्या है? ठरकी मिजाज की है। तो ठरकी से तो बन जाएगा तुर्की, और वीबी से बन जाएगा वी और बी, यानी वी से वोल्कन, वी से बन जाएगा बोजीकर। क्या हो जाएगा? बोजीकर, यानी वहां पे जाके वो काफी मोजी करेगी, यानी मोजी करेगी तो बोजीकर आ जाएगा। और बोल कम, यानी मैं पत्नी मेरी बीबी को कह रहा हूं कि बोल कम और मोजी कर, तो बोल कम से बन जाएगा वोल्कन और मोजीकर से बन जाएगा दोस्तों बोजीकर। और टर्की मिजाज की है इसलिए टर्की ये चुनी गई है 75th सेशन की एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। दोस्तों वोल्कन वोस्कर ने जो रिप्लेस करा है वो 74th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाइजीरिया के मिस्टर तिजानी मोहम्मद बांदे को रिप्लेस करा, जिन्होंने 2019 में 74वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट की जो है अध्यक्षता करी थी। दोस्तों आप नाइजीरिया से थे तिजानी मोहम्मद बांदे, और अब जो मौका मिला है वो टर्की वालों को मिला है। दोस्तों यहाँ पे नाइजीरिया के बारे में जानना जरूरी है कि नाइजीरिया जिसकी राजधानी आबूजा है, जहाँ पे करेंसी नाइजीरियन नायरा नाम की करेंसी चलती है। दोस्तों चलते हैं इससे आगे और मैं आपको लेके चलता हूँ बिहार। जी हाँ, बिहार के अंदर हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा रोजगार के अवसर हर गांव हर घर गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों 20 जून 2020 के दिन 11 बजे, और ये स्थान होगा बिहार के बेलदौर प्रखंड के जिला खगड़िया का ग्राम तेलिहार। यहाँ पर पीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बेरोजगार लोगों के लिए और गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों कोरोना के इस संकट में हमारे देश के जो प्रवासी कामगार भाई बहन हैं उसकी संघर्ष शक्ति और संयम शक्ति को देखा गया है, और उन्हें अब ताकतवर बढ़ाने के लिए उनको उनके घरेलू लेवल के ऊपर लघु उद्योगों में रोजगार के अवसर के लिए यह अभियान चलाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रांत का जो व्यक्ति है उसको वहीं पर ही रोजगार दिया जाए। तो ये रोजगार के अवसर हर गांव हर घर गरीब कल्याण रोजगार अभियान आत्मनिर्भर भारत की एक पहल नरेंद्र जी मोदी आज 20 जून 2020 को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार के अंदर इस बड़े कार्यक्रम की ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इनोग्रेट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ बिहार को जानना जरूरी है। बिहार जिसकी राजधानी पटना है और जहाँ पे गवर्नर फागू चौहान है, सीएम के रूप में नीतीश कुमार है। दोस्तों यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि नवंबर 2020 में बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 243 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस साल यानी 2020 में 2 जगह चुनाव जो है वो होंगे, जिसमें से दिल्ली में हो चुके हैं दोस्तों जो हम जानते हैं, और अब बिहार की विधानसभा के चुनाव 243 सीटों के लिए नवंबर 2020 में होंगे। दोस्तों यहाँ पे बिहार का जो टाइगर रिजर्व फेमस है वो वाल्मीकि है। बिहार भारत का नॉर्थ साइड का एक वीकेंड से राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। दोस्तों इसके ऊपर आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न कई बार लगाया कि नेपाल से लगता हुआ भारत का राज्य है, तब आपका आंसर होगा दोस्तों बिहार। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेकर चलता हूँ उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा जहाँ पे पुरी है और पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव को अभी टाल दिया गया है। जी हाँ, कोविड-19 के चलते हुए लगभग सभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसके तहत हमारे जो CJI है यानी हमारे प्रधान न्यायाधीश 47वें शरद अरविंद बोबड़े, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी शब्द में जो जगन्नाथ को जगन्नाथ कहते हैं उसका मतलब भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है नहीं रोके जा सकने वाली शक्ति, यानी ऐसी शक्ति जिसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता उसको इंग्लिश में जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, और जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। और इसकी सूचना हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI 47वें वर्तमान में जो है शरद अरविंद बोबड़े, उन्होंने कहा कि 23 जून के दिन होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को स्थगित करना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न कई बार लगता है कि रथ यात्रा महोत्सव कहाँ की फेमस है, आपका आंसर होगा पुरी, और पुरी कहाँ आता है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, जहाँ पे गवर्नर के रूप में गणेशी लाल है और CM के रूप में सबसे व्यूवर्ड
सीएम नवीन जी पटनायक और जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है दोस्तों, 5वीं बार सीएम के रूप में ये उड़ीसा की बागडोर संभाल रहे हैं। और जहां पे हीराकुंड नाम का एक डैम है जो महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे 2 बड़े नेशनल पार्क भी है जिसमें भीतरकनिका और सिमलीपाल आता है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर एक ज्योतिर्लिंग है जिसको हम लिंगराज टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नानी के यहाँ कलेवा यात्रा होती है जिसको हम जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे आगे, और एक और खबर, राम मंदिर का निर्माण स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए आखिरकार सीमा पर जो तनाव चल रहा है उस तनातनी के तहत राम मंदिर का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है। राम मंदिर जो ट्रस्ट है दोस्तों उसने ये फैसला लिया है, और मंदिर ट्रस्ट ने ये कहा है कि मंदिर का निर्माण शुरू करने का फैसला समीक्षा के बाद ही होगा, और जैसे ही सीमा के ऊपर तनाव कम हो जाएगा तो भगवान श्री राम का मंदिर यूपी की अयोध्या सरयू नदी के किनारे बनाया जाएगा। दोस्तों चलते हैं यहाँ पे एक प्रश्न की तरफ, और प्रश्न मेरा आप लोगों से है। आपको बताना है कि हमारे 46वें सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई जो असम से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस राम मंदिर जजमेंट को किस तारीख के दिन सुनाया, ये फैसला किस तारीख के दिन आया, ये आपको बताना। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे सकता हूँ कि ये वो दिन है जिस दिन 3 बड़ी वैश्विक घटनाएं आपको हमेशा याद रहेगी। पहला, राम मंदिर का जजमेंट। सेकंड, करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में जो स्थित है दोस्तों, वो उसी दिन हमारे दर्शनार्थियों के लिए खोला गया था, और बर्लिन की दीवार भी उसी तारीख के दिन ढाई गई थी, हालांकि ईयर अलग था। तो ये 3 हिंट मैंने आपको दे दिए दोस्तों। अब आप इजीली बता देंगे कि राम मंदिर के निर्माण जो स्थगित हुआ उसका जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर था वो कब आया। चलते दोस्तों इससे आगे, और लेके चलता हूं मैं आपको राजस्थान के जोधपुर, जहां पे काजरी है जिसे हम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जोधपुर है। दोस्तों अब रेगिस्तान में भी सीरिया के खजूर की सफल खेती होने का इन्वेंशन कर लिया गया है। ये एक अच्छी खबर आई है कि रेगिस्तान में भी अब सीरिया के फेमस खजूर अब उग जाएंगे जोधपुर के अंदर। दोस्तों 6 साल पहले काजरी, जिसे हम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहते हैं, इन्होंने 6 साल पहले मैडजूल वैरायटी के पौधे में लगे फल परिपक्व अवस्था से पूर्व ही बड़े मीठे हो गए थे, और अब ये कह सकते हैं कि जो सीरिया के मशहूर खजूर है उसका स्वाद आप राजस्थान के जोधपुर में भी चख सकते हैं। दोस्तों कई बार पूछा जाता है राजस्थान के पेपर में काजरी का हेडक्वार्टर कहाँ है। जोधपुर जो 1959 में बना, और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भी के नाम से जानते हैं। दोस्तों जोजोबा और होहोबा के पौधे भी काजरी ने ही डेवलप करे थे, जो इजराइल से लाए गए थे। दोस्तों चलते हैं यहाँ पर सीरिया के बारे में जानते हैं। सीरिया जिसकी करेंसी सीरियाई पाउंड है, और कैपिटल जो है वो इसकी दमाकुस है, और प्रेसिडेंट के रूप में बशर अल असद यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हैं। और इसी सीरिया के खजूर अब हमें जोधपुर राजस्थान में देखने को मिलेंगे। चलते दोस्तों राजस्थान के रत्न, और मैं आपको लेके चलता हूँ भाषा के प्रहरी पंडित जाबरमल शर्मा की तरफ। साहित्य व इतिहास से जुड़ी कई पुस्तकों का पंडित जाबरमल शर्मा ने संपादन व लेखन भी किया, और वे त्रुटिहीन लेखन के साथ साथ भाषा की मर्यादा के भी सख्त हिमायती थे। दोस्तों प्रखर संपादक और इतिहासकार के रूप में पंडित जाबरमल शर्मा को जाना जाता है, और हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुकरणीय मानदंडों की स्थापना तो ही थी इनकी, लेकिन इतिहास और संस्कृति के पन्नों को सजीव बनाकर जनजागरण का उद्घोष भी आपने किया था। दोस्तों आपका जन्म 21 जनवरी 1888 में जयपुर राज्य के तहत खेतड़ी के जसराजपुर गांव में हुआ था, और बचपन से ही हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला का इनको ज्ञान प्राप्त था, और फिर कलकत्ता जाकर इन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार करा, और पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के सानिध्य में रखकर पत्रकारिता सीखकर 1907 में कलकत्ता से ज्ञानोदय पत्र का संपादन करा, और दैनिक कलकत्ता समाचार का भी प्रकाशन करा। दोस्तों कहा जाता है कि इनके निजी पुस्तकालय में करीब 7000 पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं थी।
साहित्य व इतिहास से जुड़ी कई पुस्तकें पंडित जाबरमल शर्मा के संपादन व लेखन भी किया था और उन्होंने खेतड़ी के इतिहास और स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कई पुस्तकें भी लिखी। उनके इस कार्य को देखकर 1982 में इनको पद्म भूषण प्रदान किया गया और अंततः राजस्थान के भाषा के प्रहरी और रत्न 4 जनवरी 1983 के दिन इनका निधन हो गया। दोस्तों, आज भी पत्रिका समूह की ओर से पंडित जाबरमल शर्मा की स्मृति में 1992 से लगातार प्रतिवर्ष व्याख्यानमाला आयोजित की जाती है। ऐसे एक राजस्थान के रत्न की ओर लेके चलते हैं मरु संस्कृति के पुरोधा विजयदान देथा। जी हाँ, अपनी माटी में रचे बसे विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता था, आप बोरुंदा से बिलोंग करते थे और बोरुंदा में रहकर उन्होंने राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति को आधुनिक अंदाज में पेश करा। दोस्तों, विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से जानते हैं और इन्होंने बोरुंदा को अपनी कर्मभूमि बनाई और यहाँ रहकर कई साहित्य साधना की रचना करी। दोस्तों, बिज्जी एक अनूठे चितेरे थे जिनका जन्म 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा में हुआ और उन्होंने 13 नवंबर 2013 के दिन अंतिम सांस ले ली। दोस्तों, राजस्थानी भाषा में 800 से ज्यादा लघु कथाएं आपने लिखी है और इनकी लघु कथाओं के ऊपर कई पिक्चर भी बनी है और कई पिक्चर जो बनी है दोस्तों, उसमें दुविधा, पहेली, इसके अलावा चरणदास चोर, ये कुछ प्रमुख, और कांचली, ये कुछ प्रमुख पिक्चरें हैं जो कि इनकी लघु कथाओं के ऊपर आधारित है। पहली पिक्चर में आपने शाहरुख खान और साथ में रानी मुखर्जी को देखा था, जिसका अमोल पालेकर साहब ने निर्देशक करा था। ये काफी अच्छी मूवी थी, इसमें शाहरुख खान जी ने डबल रोल प्ले करा था। और इसके अलावा बिज्जी जी की जो विजयदान देथा है, इनकी पत्रिका परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा, राजस्थान के प्रचलित प्रेम व्याख्यान का विवेचन, जेठवारा सोरठा, ये काफी फेमस है। दोस्तों, इनको राजस्थान रत्न अवार्ड से जो है नवाजा गया और इनकी कई पिक्चरें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीती। चलते हैं दोस्तों इससे आगे। 21 जून 2020 यानी कल पूरे विश्व लेवल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी IDVI मनाया जाएगा। दोस्तों, शांति एवं सद्भाव के लिए योग यानी आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 की थीम जो रखी गई है वो है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। और इसकी वजह है कोविड-19 यानी पैंडेमिक डिजीज, नोवल कोरोना वायरस। घर पर योग, परिवार के साथ योग करना है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योगा दिवस जो है वो 21 जून 2014 को UN में 11 दिन में पास होने वाला पहला इंटरनेशनल डे मना था और तब से अब तक ये लगातार 21 जून के दिन मनाया जा रहा है। इस बार इसका 6th एडिशन है दोस्तों और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बार इसको लेह लद्दाख के अंदर मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अपने घर की सुरक्षा के लिए योग सीखें, अभ्यास करें। 21 जून 2020 को 7 बजे शेष दुनिया के साथ में एक साथ खड़े होकर योग कीजिएगा और 6:15 बजे DD के सभी चैनल के साथ में आपको योग के बारे में बताया जाएगा। थीम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। चलते हैं दोस्तों वाजिब का आना, गैर वाजिब हंगामा, और आपको लेके चलता हूं राजस्थान राज्यसभा चुनाव की तरफ। जी हां, राजस्थान जहां पे 3 सीटों पर पहले से ही जो तस्वीर नजर आ रही थी आखिरकार वो साकार हो गई। कांग्रेस से KC वेणुगोपाल व नीरज डांगी और भाजपा से राजेंद्र गहलोत ने जीतकर उच्च सदन पहुंच चुके हैं। ओकार सिंह लखावत भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए थे परंतु उनको हार मिली और इस तरह से विधानसभा में कुल 198 वोट डाले गए थे। तो राजस्थान राज्यसभा के जो अभी चुनाव हुए 3 सीटों पर, उसमें से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी लेके गई है। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, जहाँ पे CM के रूप में अशोक जी गहलोत और डिप्टी CM के रूप में सचिन जी पायलट है और जहाँ का घूमर जो है वहाँ राजस्थान की आत्मा कहलाती है और कथक जो है यहाँ का मुख्य नृत्य भी कहलाता है। और जहाँ पे लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10 और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें 200 है। उसमें से राज्यसभा की जो 3 सीटों पे अभी चुनाव हुए उसमें से 2 पे कांग्रेस और 1 पे बीजेपी है। 2 कांग्रेस के दोस्तों आपको नाम थोड़ा ध्यान रखना है, KC वेणुगोपाल व नीरज डांगी, और भाजपा से राजेंद्र जी गहलोत। और इसमें एक वाजिब जो आपके लिए बताऊं, काफी जो एक हैरत अंगेज कारनामा हुआ था वो हुआ था दोस्तों, प्रदेश में कानून बनाने वाली विधानसभा में ही कानून टूट गया था और कई माननीयों की जान खतरे में आ गई थी क्योंकि एक दिन पूर्व ऑस्ट्रेलिया से लौटे
विधायक वाजिब अली क्वारंटीन रहने के बावजूद शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान करने पहुंच गए थे। यानी रिस्क लेके राज्यसभा के चुनाव संपन्न कराए गए। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेके चलता हूं कोल सेक्टर की नीलामी जो ऑक्शन हुई थी। यानी दशकों के लॉकडाउन से आया बाहर, देश को आत्मनिर्भरता सिखाएगी आपदा, मोदी जी ने ये शब्द कहा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल डिपार्टमेंट के प्रहलाद सिंह जो सर है हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल में, और हमारे पीएम सर मोदी जी ने जो कोल सेक्टर के लिए एक ऑक्शन करी थी दोस्तों, और मुख्यमंत्री को जो है अनलॉक के फेज 2 पर विचार करने के लिए कहा था, और कहा था कि 5-7 वर्षों में देश में 33,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश होने की उम्मीद है। और 41 कोयला खदानों की जो है नीलामी प्रक्रिया उन्होंने ऑनलाइन शुरू करी थी, और उसमें कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज के लिए कहा था ये आपदा देश को आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता को कम करना सिखाएगी। और इसको जो इनोग्रेट करा था वो करा था हमारे पीएम सर नरेंद्र जी मोदी ने। और यहाँ पे आपको ध्यान देना दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में प्रहलाद सिंह है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल डिपार्टमेंट। उसके बाद चलते हैं दोस्तों रिप की तरफ, यानी रेस्ट इन पीस। और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ लंदन, और लंदन की ब्रिटिश गायिका वेरा लीन का निधन हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने गीत वी विल मीट अगेन के लिए प्रख्यात हुई थी वेरा लीन, और अंततः 103 साल की उम्र में कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए उन्होंने अपनी उम्मीद जो है वो छोड़ी, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहा कि अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वी विल मीट अगेन। तो आप थी वेरा लीन जो कि लंदन यूके से बिलोंग करती है। इधर चलते हैं दोस्तों, देश के 10वें फाइनेंस कमीशन जो आपके सामने नजर आ रहे हैं मिस्टर वीपीआर विट्ठल वारू अब ये दुनिया में नहीं है। 93 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। जाने माने आप अर्थशास्त्री और 10वें फाइनेंस कमीशन थे दोस्तों भारत के, जिनका नाम है वीपीआर विट्ठल वारू। यहाँ पे आपको फाइनेंस कमीशन को जानना जरूरी है दोस्तों। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। हमारे देश के पहले फाइनेंस कमीशन के रूप में केसी नियोगी थे, और वर्तमान में 15वें फाइनेंस कमीशन के रूप में आपके एन.के. सिंह चेयरमैन के रूप में, अरविंद मेहता सेक्रेटरी के रूप में, एन.के. सिंह जो कि हमारे देश के 15वें फाइनेंस कमीशन है दोस्तों, इन्होंने जो है रिप्लेस करा है वो 14वें फाइनेंस कमीशन जो है उनको कराया वाई.वी. रेड्डी को, जो कि 21वें आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। इनका कार्यकाल 2015 से 20 था वाई.वी. रेड्डी का, और इनका कार्यकाल 2020 से 25 होगा एन.के. सिंह का। एन.के. सिंह की जो टीम है दोस्तों, और उसमें अरविंद मेहता जी एज ए सेक्रेटरी, शक्तिकांत दास जो फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये एक मेंबर के रूप में, अनूप सिंह जी है जो कि आपका जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, रमेश चंद जो है जो कि नीति आयोग के मेंबर है, और अशोक लाहिरी है जो कि चेयरमैन है नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम बंधन बैंक के। ये एन.के. सिंह की टीम के अंदर टोटल 4+2 की टीम नजर आ रही है जो कि 15वें फाइनेंस कमीशन है भारत के। और फाइनेंस कमीशन का निर्माण आर्टिकल 280 के तहत होता है। और अभी हमने 10वें फाइनेंस कमीशन को खोया है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं वीपीआर विट्ठल वारू। चलते हैं दोस्तों इसके बाद, और आपको लेकर चलता हूं JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर की तरफ। जसवंत ग्रुप की जो सीमेंट आती है दोस्तों गुजरात बेस्ट, उसमें JSW सीमेंट के अंदर अभी हाल ही के अंदर सौरभ गांगुली जो कि BCCI के प्रेसिडेंट है और जाने माने भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं दोस्तों, और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, उनको JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और साथ में है सुनील छेत्री जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन है, और इसके अलावा बेंगलुरु FC के भी कैप्टन है। उन दोनों को यानी SS नाम से आपको याद हो जाएगा। देखो JSW में दोस्तों S आ रहा है, और S से सौरभ गांगुली और S से क्या बन जाएगा सुनील छेत्री, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया JSW सीमेंट में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों डे एंड डेट की तरफ, और मैं आपको लेकर चलता हूँ 19 जून की तरफ। 19 जून के दिन विश्व लेवल पे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया गया। एंड सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ये डे 19 जून के दिन मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छी आत्मनिर्भर बनने वाली मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ, और आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं जाने माने यंग एंटरप्रेन्योर जिनको हम MBA चाय वाला के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अहमदाबाद के रहने वाले प्रफुल्ल विल्लोरी आपको नजर आ रहे हैं जो कि आजकल सुर्खियों में हैं सभी सोशल मीडिया और साइट के ऊपर। जी हाँ, MBA चाय वाला दोस्तों, काम कोई कम नहीं होता, केवल सोच का फर्क है।
आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, काम कभी छोटा नहीं होता। प्रफुल्ल विलोरी फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीए चायवाला है दोस्तों, जो कि इंडिया के मोस्ट फेमस टी सेलर है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि 22 साल के मिस्टर प्रफुल्ल विलोरी अब करोड़ों रुपीस के मालिक है। केवल चाय बेचकर इन्होंने अपना इंटरप्रेन्योरशिप करा है दोस्तों। तो इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक युवा आपके सामने नजर आ रहे हैं जो एक आत्मनिर्भर बनकर और एमबीए चाय वाले के नाम से करोड़ों रुपए कमाए दोस्तों। और एक हमें ये रास्ता दिखाया कि कोई काम छोटा नहीं होता, केवल आपका सोचने का नजरिया बड़ा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ ये जानना जरूरी है कि एक चाय वाले जो कहते हैं वो तो देश चला रहा है, जिनका नाम है नरेंद्र जी मोदी, जो कि आज पूरे विश्व लेवल के ऊपर जाने माने नेता के रूप में उभरे हैं। और एक आपके सामने नजर आ रहे हैं मिस्टर प्रफुल्ल जी विलोरी। तो सैल्यूट टू ए यंग एंटरप्रेन्योर्स। और हम ये चाहते हैं कि आत्मनिर्भर की इस सीढ़ी में आप हमारी एक कामयाबी होंगे और आपकी इमेज को लेकर हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल टी डे जो है अभी 21 मई के दिन मनाया गया था। आज का दोस्तों चेहरा पहचानो प्रतियोगिता आपके सामने है और आप 5 नदियों के संगम यानी पंजाब के सीएम नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि पंजाब के वर्तमान के सीएम कौन है और इनकी एक बायोग्राफी जो कि खुशवंत सिंह ऑथर है उन्होंने लिखी, उनका नाम क्या है। इनके ऊपर बनाई गई जो एक बायोग्राफी बुक है उसका नाम क्या है जो खुशवंत सिंह जी ने लिखी, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप है सीएम पंजाब के यानी 5 नदियों के संगम के, आपका नाम बताना है। जब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।